नमस्कार दोस्तों, मैं एक आम स्कूल संचालक राजीव शर्मा कोटा से आप सभी साथियों को राजस्थान प्रदेश के सभी जो गैर सरकारी विद्यालय संचालक हैं उन सभी को भाई दूज का प्रणाम। आज मैं आप सभी साथियों के सामने किसी विशेष टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होने आया हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है आरटीई भुगतान विभिन्न वर्षों की अजब गजब समस्या। ये अजब गजब समस्या क्यों ली? क्योंकि हमारी जो राज्य सरकार है उनके जो नियम और नीतियां हैं इनके कारण से बहुत अजब गजब समस्याएं बनी हुई है जो सोचने पर मजबूर करती है। और इन समस्याओं पर हमें प्रत्येक स्कूल संचालक को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो समस्या आपकी हो या आपके किसी सहयोगी साथी की हो। हम सभी साथियों को मिलकर इस पर हमें विचार करना चाहिए और हम क्या कदम उठा सकते हैं इस पर हमें बात करनी चाहिए। इसी विषय पर मैंने एक प्लान बनाया है। इस प्लान का मैं बात करूं इससे पहले मैं छोटा सा मेरा एक परिचय दे दूं। मैं नाम जैसा कि मैंने आपको बताया राजीव शर्मा हूं मैं, और राजस्थान के जो कोटा संभाग है उसके कोटा जिले से मैं एक आम स्कूल संचालक हूँ। इससे पहले मैं एक कोचिंग रन करता था। बाय प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मैंने किया है। अब हम बात करते हैं इस विषय पर। इससे पूर्व भी मैंने राजस्थान भर के निजी स्कूल संचालकों के लिए जब भी मुझे कोई विषय मिला तो उस पर मैंने मेरा सहयोग दिया, मैंने मेरा वर्क किया। स्टार्टिंग में खुद किसी समय पीढ़ी संचालक था भू रूपांतरण को लेकर, तो भू रूपांतरण को लेकर भी हमने जो भी प्लानिंग हमने की वो की और हमें सफलता मिली। उसके बाद 2021 में पोर्टल भरना या नहीं भरना उस विषय पर भी मैंने सभी संगठन के पदाधिकारियों के विचार विमर्श आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से रखे। उसके बाद अभी कुछ महीनों पहले फीस कमेटी को लेकर भी मैंने वीडियोस दिए हैं आप लोगों को, और फीस कमेटी जो एक्ट है उसके अनुसार मैं और हमारी टीम को जो समझ में आया उसके अनुसार मैंने आपको फीस कमेटी का फॉर्मेट दिया, जो राजस्थान भर के हजारों स्कूल संचालकों ने उसको उपयोग में लिया। अब मैं बात करता हूं वर्तमान विषय की। वर्तमान विषय में हम 2021 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 21-22 की भुगतान प्रक्रिया तो भी चली रही है और 21-22 का भुगतान हो भी रहा है। 2021 में जो सबसे पहली समस्या आई वो आई कि पोर्टल भरना या नहीं भरना। इस विषय पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने पोर्टल की एंट्री नहीं की, पोर्टल की एंट्री करने से मतलब आपने कोई लिंक डाल दिया या वर्कशीट लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, लेकिन वो उन सब के साथ साथ हमको वहाँ पर प्रत्येक बच्चे का मोबाइल नंबर या मेल आईडी दोनों में से एक चीज़ भरना कंपलसरी था। तो जिन्होंने मोबाइल नंबर नहीं भरा या मेल आईडी नहीं भरी, दोनों में से एक चीज भरना कंपलसरी था। आधार कार्ड भी जरूरी था भरना। कई लोगों ने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मेल आईडी दोनों में से एक को समझ गए कि दोनों में से एक भर तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं था, आधार कार्ड अलग पोर्शन था और मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में से एक ऑप्शन था जो हमें प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअली भरना था, एक एक बच्चे का, और वहां पर सेव करना था। कुछ लोगों ने एक साथ भर दिया और नीचे जाके सेव कर दिया, तो वो भी प्रविष्टि पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों ने पोर्टल भरा ही नहीं। तो जिन्होंने पोर्टल भर दिया, सबसे पहले उनकी समस्या की बात करते हैं। जिन्होंने पोर्टल नहीं भरा उनकी तो पूरी समस्या है ही है, या जिन्होंने मोबाइल नंबर या मेल आईडी दोनों को सेव नहीं किया इंडिविजुअली एक एक बच्चे का, तो उनकी भी समस्या है। पर जिन्होंने पोर्टल भर दिया उनकी भी अजीबोगरीब समस्या है। सबसे पहला है रेड लाइन। जैसे आपने पोर्टल भर दिया और आपने 20-21 का भुगतान बना लिया, बिल बना लिया और आपको भुगतान भी प्राप्त हो गया, लेकिन जिन बच्चों की रेड लाइन थी उनका भुगतान आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? रेड लाइन के पीछे सरकार की या जो भी अधिकारी उनकी क्या पॉलिसी थी, क्या नहीं थी, इस बारे में विस्तृत जानकारी कहीं से भी नहीं मिली है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यदि आपने किसी बच्चे का मोबाइल नंबर फीड किया और यदि वो मोबाइल नंबर किसी अन्य बच्चे के भी फीड किया हुआ है, तो दोनों मोबाइल नंबर आपस में ट्रेस हो गए और वो दोनों को रेड लाइन कर दिया। क्या एक ही घर से अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे आते हैं तो क्या आप दोनों बच्चों में एक मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते?
और यदि दोनों बच्चों में एक मोबाइल नंबर लिख दिया तो आपने क्या गलती की? आपने तो सही तो किया है। यदि एक ही परिवार से, यदि जॉइंट फैमिली है, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि एक ही परिवार से 2 4 5 बच्चे आते हैं और हम अलग अलग मोबाइल नंबर न लिख के किसी भी एक का मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या गलती करी? आपने तो कोई भी गलती नहीं करी, आपने जो किया वो सही किया है, लेकिन उस पर भी रेड लाइन आ गई और इसके भुगतान के बारे में आज कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा है और निस्तारण हो चुका। आपने बिल बना लिया, आपको पैसा मिल गया और जो पैसा आपका रह गया सो रह ही गया। एक रेड लाइन के बाद अपन बात करते हैं, सरकार ने कुछ समय बाद ऑनलाइन निरीक्षण दल गठित किया था। ऑनलाइन निरीक्षण दल के तहत प्रत्येक क्लास के मिनिमम 5 स्टूडेंट से बात करनी थी निरीक्षण दल को और उनसे 2 क्वेश्चन करने थे। क्या आपके बच्चे को एजुकेशन मिली? क्या आपके बच्चे को निःशुल्क पाठ्य सामग्री दी गई? और इनकी डेटा एंट्री वहां पर करनी थी। गलती से यदि निरीक्षण दल ने वहां पर 50% से ज्यादा बच्चों की नेगेटिव मार्किंग कर दी तो आपका 20-21 का सेकंड बिल नहीं बन रहा, जो 75% वाला था। 20-21 में जो भुगतान हुआ उसमें बहुत ज्यादा अनियमितता पाई गई। कैसे पाई गई मैं बात करता हूं। जिनको स्टार्टिंग में भुगतान मिल गया तो उनको 85% भुगतान, यानी यूनिट कॉस्ट 13,500 कुछ रुपए थी और आप कि जो भी विद्यालय की भौतिक सत्यापन की फीस है, जो उसमें फीस भरी गई है और आपकी फीस कमेटी की जो फीस थी, उन तीनों में से जो भी कम था उस पर आपका बिल बना। उस बिल का 85% भुगतान आपको वन टाइम में ही दे दिया गया। ये थे स्टार्टिंग के कुछ स्कूल संचालक। उसके बाद जिन्होंने उस समय अपना बिल नहीं बनाया, जिनको भुगतान नहीं मिल सका, उसके बाद फिर उस बिल के 2 टुकड़े कर दिए गए। पहला पार्ट 25%, यानी आपका जो बिल बन रहा था उसका 85%, 15% तो पहले काट लिया गया, जो बच गया उस 85% का 25% फर्स्ट किस्त में मिल गया। फिर बचा हुआ 75% की सेकंड किस्त, यानी मोटा अमाउंट सेकंड किस्त में डाल दिया गया। अब उसमें जिसके ऑनलाइन निरीक्षण नहीं हुआ या ऑनलाइन निरीक्षण नेगेटिव हो गया, उनका सेकंड बिल नहीं बन रहा। ऑनलाइन निरीक्षण दल किसके लिए गठित हुआ था? यहां पर भी एक मजे की बात देखिए आप, जिनके आरटी के बच्चे क्लास फर्स्ट या फर्स्ट से अबोव क्लासेस में हैं, सिर्फ उन स्कूलों के लिए ऑनलाइन निरीक्षण दल गठित हुआ। आज राजस्थान भर से बहुत सारे ऐसे स्कूल संचालक हैं मेरे नजर में, जिनके यहाँ पर जो विशेष तौर से न्यू स्कूल संचालक है, जो नए स्कूल संचालक है या जिनमें आरटी के बच्चे भी प्रवेश दिए जाने लगे हैं, यदि उनके स्कूल में आरटी का बालक क्लास फर्स्ट या फर्स्ट से ऊपर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए उनके आरटी का बालक सिर्फ PP5 में ही है, क्योंकि 20-21 में PP4 और PP3 में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन PP5 में तो थे, लेकिन उन स्कूल के अंदर फर्स्ट के अंदर कोई बच्चा था ही नहीं। अब फर्स्ट के अंदर कोई बच्चा था ही नहीं आरटी का बच्चा, तो उनके लिए भी कोई निरीक्षण दल गठित ही नहीं हुआ। अब निरीक्षण दल जब गठित ही नहीं हुआ, ऑनलाइन वाले की बात कर रहा हूं मैं, भौतिक सत्यापन जो हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लगभग दिसंबर के आसपास हुआ था। जब उनका निरीक्षण दल गठित ही नहीं हुआ तो नेगेटिव और पॉजिटिव की तो बात ही नहीं है। तो उन स्कूल संचालकों का बिल भी लॉक पड़ा है, उनको भी कोई भुगतान नहीं मिल रहा है सेकंड किस्त का, 20-21 की सेकंड किस्त का। अब उनका तो क्या गलती है, बट इस विषय पर आज तक सरकार का या सरकार के किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। इसमें तो स्कूल संचालक की कोई गलती ही नहीं है, उसका निरीक्षण दल ही गठित नहीं हुआ, लेकिन जितने भी विषय हैं उन पर किसी का कोई भी ध्यान नहीं है। मैं हमारे किसी भी संगठन की कोई बात करने वाला नहीं हूं कि हमारे संगठन के पदाधिकारियों का ध्यान है या नहीं। आगे बात कर रहा हूं मैं जिन्होंने पोर्टल नहीं भरा। पोर्टल भरने की जो लास्ट डेट थी वो थी लगभग 8 जून, और उस समय आपको ये पता है राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत देश के नागरिक जो हमारी प्राणवायु जो ऑक्सीजन है
उसके सिलेंडर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो सिलेंडर 300 400 500 रुपए की, मुझे आइडिया नहीं कितने का मिलता है, पर इसी रेट के आसपास मिलता है, वो सिलेंडर 15 से 20 हजार रुपए का मिल रहा था उस दौरान। जो व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, जिस दौरान पूरा भारत देश के नागरिक ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हो, उस दौरान आप सबसे क्या उम्मीद करोगे कि पोर्टल भर देंगे? लेकिन उनके लिए वापस से पोर्टल नहीं खोला गया अभी तक भी, और ना उस विषय पे कोई बात करने के लिए तैयार है। कुछ संगठनों ने निजी स्कूल संचालकों से सहयोग राशि लेते हुए कोर्ट में केस किया। शायद किसी ने बताया कुछ ऐसे संगठन भी है जिन्होंने कोई सहयोग लिया या नहीं लिया। मैंने कहा इस विषय पर मैं किसी भी संगठन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी संगठन के खिलाफ हूं, मैं सभी संगठनों के साथ हूं, बट किसी भी संगठन से मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। संगठन के जितने भी पदाधिकारी हमारे भाई लोग हैं, सबसे मेरा निजी व्यवहार है, सब मेरे लिए सम्मानीय है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ संगठनों ने कोर्ट में केस किया, याचिका दायर की कि साहब हमको भी, जो ऑफलाइन वाले हैं उनको भी ऑनलाइन की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए, और वो निर्णय संगठनों के फेवर में आया, स्कूल संचालकों के फेवर में आया। उसके बाद पोर्टल को अनलॉक किया गया, एक नया ऑप्शन दिया गया कि ऑफलाइन श्रेणी का। जो रिट में जितने स्कूल संचालक शामिल थे उनके लिए व्यवस्था की गई कि वो ऑप्शन खोला जाए, और आज पोर्टल पर वो व्यवस्था है, डीओ से अनलॉक करवाओ और अपना डिटेल्स भर दो। लेकिन उसके बावजूद भी बिल नहीं बन रहा। जब मैंने विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों से बात करी, मैंने कहा सर आप कोर्ट केस जीत भी गए, फिर भी जिन लोगों को रिट में शामिल थे उनको भी भुगतान नहीं मिल रहा। जो रिट में शामिल नहीं थे उनकी तो बात छोड़ो, पर जो रिट में शामिल थे उनको भी भुगतान नहीं मिल रहा, ऐसा क्या हो रहा है? तो उन्होंने ये बताया कि राजीव जी, हमने जो याचिका लगाई थी उसमें ये था कि उसमें शामिल कर लिया जाए उस प्रक्रिया में, तो शामिल कर लिया। अब अधिकारी को कहना है कि साहब इसमें भुगतान की तो बात ही नहीं करी आपने, दो कितने अजीबोगरीब बात है। उसमें शामिल कर लिया जाए मतलब भुगतान भी मांगा जाए, लेकिन जिसको भुगतान नहीं देना, जिसको पेमेंट नहीं करना, कुछ ना कुछ रास्ते निकालेगा, तो उनको भी भुगतान नहीं मिल रहा। यानी कोर्ट केस माननीय उच्च न्यायालय और शायद उच्चतम न्यायालय से भी कुछ निर्णय आया है, उसके बावजूद भी उस आदेश के अंदर, उस कोर्ट केस के अंदर जिन स्कूलों का नाम था उनको भी अभी तक भी एक को भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। भुगतान तो बाद में होगा ना, जब उनका बिल बनेगा, उनका बिल का ऑप्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ। ये 20-21 की बहुत सारी समस्याएं थी, और भी है सारी समस्याएं, हम इस पर बात नहीं कर सकते। अब आगे की बात करते हैं। जो हमारे पुराने बिल्स पेंडिंग पड़े हैं, 18-19 ले लीजिए, जिनकी सेकंड किस्त है, शायद कुछ लोगों की 19-20 की सेकंड किस्त भी है, कई लोगों की 17-18 की भी सेकंड किस्त है। जब उस को बिल को बनाते हैं तो शेड्यूल ओवर लिखा हुआ आता है, जिन साथियों ने बिल बना दिया उनका भी पैसा नहीं आ रहा है, और ऐसा पता चल रहा है कि साहब आप लेट हो गए बिल बनाने में। बिल बनाने में लेट हो गए, इसका मतलब क्या है? अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसा मांगते हो और आपने समय पे नहीं मांगा, तो क्या वो व्यक्ति ये कह सकता है कि साहब आपको समय पर मांगना चाहिए था? हमारा जो बिजली का बिल है, कोरोना काल के दौरान कंपनियों ने हमसे पैसा नहीं मांगा। राजस्थान में बहुत सारी कंपनियां कर रखी है, बहुत सारे प्राइवेट टेंडर पे गए हुए हैं, और फिर अगर कंपनी बिल मांगती है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं साहब आपने समय पर बिल ही नहीं मांगा, हम किस चीज का भुगतान करें आपको? कितनी अजीबोगरीब व्यवस्था है हमारे राजस्थान के स्कूल संचालकों के साथ। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं भुगतान को लेकर, और जो हम कर रहे हैं, हम राज्य सरकार को सहयोगी कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार को सहयोगी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा और मेडिकल व्यवस्था, एजुकेशन और मेडिकल दोनों सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को हमने एजुकेशन दी है, उसका जो हमारा अधिकार है, जो हमारा मेहनताना है, उसको भी हमें भीख के रूप में मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा हमारे लिए? अब ये तो हुई समस्याएं। अब इन समस्याओं के बारे में मैंने बात कर ली। अब मैं संपूर्ण राजस्थान के स्कूल संचालकों के सहयोग से मैं एक अभियान छेड़ने जा रहा हूं, जिसमें मुझे प्रत्येक स्कूल संचालक का सहयोग चाहिए, चाहे वो पीड़ित है या नहीं है। तो मैं उस प्लान के बारे में बात करने जा रहा हूं आप लोगों से, और मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप इस अभियान में सहयोग करें, क्योंकि ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं। अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरा आज की डेट में 1 रुपया भी बाकी नहीं है। मैं
ये जरूर कह रहा हूँ कि जो अभी वर्ष चल रहा है उसका भुगतान नहीं हुआ, अगर उसका पहला बिल दे दे तो वो अलग बात है, बाकी मेरा किसी प्रकार का कोई पेमेंट बाकी नहीं है। और जो 15% सरकार ने रख लिया, जो तो रख ही लिया, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी लोगों को नहीं मिल रहा तो 15% को तो आप भूल जाओ। मैंने कुछ प्लान बनाया है। मैं राजस्थान भर के लगभग ज्यादा नहीं तो भी 10,000 स्कूल संचालकों से विभिन्न माध्यमों से जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे लोगों की समस्या है ये। उस समस्या के लिए हम राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री को मेल करेंगे। उस मेल की एक कॉपी सीसी के रूप में, जो आप मेल करते तो आप देखते हैं नीचे सीसी का ऑप्शन आता है, सीसी के रूप में हम वो मेल हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी को भी करेंगे। उसी मेल को हम विभिन्न मीडिया चैनल्स या न्यूज़पेपर्स उनको भी करेंगे, और एक मेल की सीसी कॉपी अपने चैनल एडुफैक्ट बाय राजीव शर्मा की मेल आईडी में आप लोगों को दूंगा, उस पर भी करेंगे। पहले मैंने जो मेल करने का टारगेट लिया था वो 1000 का लिया था, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं था कि स्कूल संचालक मेल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं 100% विश्वास हूं कि लगभग 1500 से 2000 के बीच में तो अपना वर्किंग हो चुका है कि इतने स्कूल संचालक मेल कर ही देंगे। लेकिन हम ये टारगेट 5000 या 5000 से ऊपर का ले रहे हैं। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज वायरल किए, एक गूगल फॉर्म बनाया, विभिन्न जिलों के मैंने ग्रुप भी क्रिएट किए हैं, कुछ जिलों के बच गए हैं, और लगभग सभी जिलों में मेरे सहयोगी साथी हैं। उन सभी सहयोगी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। ये आपका मेरा अकेले का नहीं है, ये हमारे पूरी जो समाज है, स्कूल संचालक है, उनके अधिकार के लिए बात हो रही है। हम ये मेल करेंगे। ये 5000 से अधिक संख्या में मेल एक ही दिन एक ही समय पर करी जाएगी, और किसको करनी है बता दिया मैंने, मेल आईडी मैं आपको सबको बताऊंगा। इसके लिए हम संभाग वाइज जूम मीटिंग भी करेंगे, और ये बहुत जल्दी ही करने वाले हैं। हाड़ौती क्षेत्र की जूम मीटिंग में आज ही करने की सोच रहा हूं। जूम मीटिंग हम संभाग वाइज करेंगे। ग्रुप मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपन किए हैं। ग्रुप का नाम दिया है मिशन 2021 और आगे जिले का नाम। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने मिक्स कर दिया है, जैसे 2-2 जिलों को कर दिया। जैसे हाड़ौती जो क्षेत्र का ग्रुप है जिसमें 4 जिले हैं, चारों का एक ही ग्रुप रखा, और उसको मैंने खुद ने क्रिएट किया। कुछ जिले के ग्रुप मेरे सहयोगी साथियों ने किया है। लेकिन इन ग्रुपों से इन सबसे भी कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों का दिल से सहयोग चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे बेहद खुशी होगी कि विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हैं सब लोग इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अभियान है ये कोई एक पर्टिकुलर किसी संगठन के नहीं है। ये सभी निजी स्कूल संचालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न संगठनों के विभिन्न पदाधिकारियों की प्लानिंग के साथ किया गया है। और मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप सब लोग इस अभियान में सहयोग करें। यदि राज्य सरकार इस मेल को नहीं सुनती है तो हम एक कॉपी मीडिया को भी दे रहे हैं, और मीडिया भी हमारा सहयोग करेगी। यदि इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो आगे के भी प्लान है। केंद्र सरकार में भी मैंने इस विषय को हमारे लोकप्रिय सांसद है उनके माध्यम से मैंने पहुंचा दिया है मौखिक रूप पे, बट उनका ये कहना है कि अभी ये आपके राज्य का विषय है, आप अभी राज्य सरकार तक इसको सीमित रखें। यदि फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप हमें बताएं, फिर हम इस विषय पर आगे बात करेंगे और आपको 100% सहयोग करेंगे। आगे का प्लान अभी मैं कोई डिस्कस या कोई ओपन नहीं कर रहा हूं। अभी जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, टोटल ये प्लान 3 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में भी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि हमें मेल करनी है, अधिक से अधिक संख्या में करनी है। तो ठीक है साथियों, मेल कैसे करनी है उसका आप YouTube पे देख सकते हैं, या एक वीडियो किसी भी YouTube का डाउनलोड करके, या उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और यह मेल करने के लिए हमारे ऐसे संचालक जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, या ऐसे संचालक जो शहरी क्षेत्र से परंतु वो भी नेट या मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुई है, वो अपने परिवार में या अपने स्कूल स्टाफ में किसी का भी सहयोग ले सकते हैं। लेकिन हमें ये मेल जरूर करनी है, और ये माने कि हम हमारे लिए कर रहे हैं। और मेल करने में मुश्किल से कितना समय लगेगा, 5 से 7 मिनट। तो मेल कब करनी है, उसमें क्या विषय होगा, क्या लिखा हुआ होगा, वो सब हम मिलके करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक सहयोग करें। ये हमारे
जो अधिकार है उन अधिकारों के लिए हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं। उस मुहिम में आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए। विभिन्न संगठन के जितने भी राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं या ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हैं या जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, आप सभी पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग भी इस अभियान में सहयोग करें, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हैं और आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं अन्य माध्यमों से।